आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक नए टॉपिक को, जिसे हम लोग आनुवांशिक विकार बोलते हैं। तो पीछे क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, म्यूटेशन के बारे में पढ़ा, उत्परिवर्तन के बारे में। उत्परिवर्तन के दो प्रकार देखे, जीन उत्परिवर्तन और क्रोमोसोम उत्परिवर्तन। ये दोनों ही जो उत्परिवर्तन है, दोनों ही जो म्यूटेशन है, इसके कारण अलग अलग तरह की बीमारियां होती है जो हमारे लिए बहुत ही घातक हो सकती है। तो हम इसी विकारों के बारे में पढ़ेंगे और वो विकार कैसे उत्पन्न होते हैं और उनका क्या प्रभाव होता है, इन सब चीज़ों को देखने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले आनुवांशिक विकार जो है, आनुवांशिक विकार यानी जेनेटिक डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर उत्पन्न कैसे होंगे। तो ये जो विकार हैं ये उत्पन्न होंगे हमारे जो जीन हैं उस जीन के क्रम में बदलाव के कारण, यानी कि जीन में उत्परिवर्तन के कारण, और या नहीं तो क्रोमोसोम के नंबर के बढ़ने या घटने के कारण, या क्रोमोसोम की संरचना बदलने के कारण। ठीक है, हम लोगों ने जो म्यूटेशन पढ़ के आया, उसी म्यूटेशन के आधार पर ये सभी विकार उत्पन्न होते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आनुवांशिक विकार को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो भाग में बांट सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये आनुवांशिक विकार दो तरह की विकार होती है, दो तरह की जो है डिसऑर्डर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो एक को हम लोग बोल सकते हैं मेंडलीय विकार। एक को क्या बोलते हैं, मेंडलीय विकार। मेंडलीय विकार, ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। और दूसरे को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो दूसरे को बोलते हैं क्रोमोसोमीय विकार। क्रोमोसोमीय विकार, क्रोमोसोमीय विकार, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। ये दो तरह के विकार हैं। अब देखिए, जो मेंडलीय विकार है, जो मेंडलीय विकार है यानी मेंडेलियन जो डिसऑर्डर है, ये कैसे उत्पन्न होता है, तो किसी एक जीन, कोई खास जीन है जो खास तरह के क्या करते हैं, एंजाइम बनाते हैं। कोई एक खास जीन है जो खास तरह के एंजाइम या प्रोटीन बनाते हैं जिससे खास तरह की गुण दिखती है, लेकिन उस जीन में किसी तरह से उसके क्रम में क्या हो जाए, बदलाव आ जाए। कारण कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उसके क्रम में बदलाव आ जाता है तो जो सामान्य जीन के द्वारा जो सामान्य एंजाइम बन रहे थे और सामान्य गुण को प्रदर्शित कर रहा था, अगर वो जीन खराब हो जाए या उत्परिवर्तित हो जाए, तो वो जीन जो है अब किसी दूसरे तरह के एंजाइम को बनाना शुरू कर देगा। जो सामान्य जो एंजाइम है वो बनना बंद हो जाएगा, तो एक विकार उत्पन्न हो जाएगी, एक बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो मेंडेलियन विकार के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि किसी एक जीन में, इसके बारे में हम क्या बोलेंगे कि किसी एक जीन में, किसी एक जीन में उत्परिवर्तन के कारण, किसी एक जीन में उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न विकार को क्या बोलते हैं, मेंडलीय विकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंडलीय विकार कहते हैं, मेंडलीय विकार कहते हैं। समझ में आ गया। तो किसी एक जीन में क्या हो जाए, उत्परिवर्तन हो जाए। अब उत्परिवर्तन हो गया तो उसके द्वारा सामान्य जो एंजाइम है, प्रोटीन है, वो नहीं बनाया जाएगा, तो सामान्य गुण जो है वो दिखना बंद हो जाएगा, और उसके जगह कोई दूसरा जीन बनेगा जो प्रॉब्लम कॉज करेगा, ठीक है। तो एक ये हो गया। दूसरा क्या है, क्रोमोसोमीय विकार है। तो क्रोमोसोमीय विकार कैसे उत्पन्न होती है, तो ये उत्पन्न होता है क्रोमोसोम की संख्या या संरचना बदलने के कारण, ठीक है। हम कह सकते हैं क्रोमोसोम की संख्या या संरचना बदलने के कारण उत्पन्न होने वाले विकार क्रोमोसोमीय विकार कहलाते हैं। क्रोमोसोमीय विकार कहलाते हैं। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हम लोग जो म्यूटेशन पढ़ के आए हैं, उत्परिवर्तन जो पढ़ कर के आए हैं, उस उत्परिवर्तन में भी हम लोगों ने देखा था कि दो तरह की उत्परिवर्तन होती है। एक जीन म्यूटेशन होता है, दूसरा क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है।
तो जीन म्यूटेशन से यानी जीन उत्परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विकार को सीधी बात है हम मेंडलीय विकार बोलते हैं, और क्रोमोजोमल म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होने वाले विकार को हम लोग क्रोमोजोमीय विकार बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मेंडलीय विकार के बारे में पढ़ेंगे। आज का पूरा क्लास हमारा मेंडलीय विकार के बारे में होगा और नेक्स्ट क्लास हमारा क्रोमोजोमीय विकार के बारे में होगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं मेंडलीय विकार और इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। मेंडलीय विकार भी जो है ये दो तरह के अलग अलग तरह के हो सकते हैं। मेंडलीय विकार भी जो है ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं। किस आधार पर देखते हैं, देखिए अब देखिए हम सभी जानते हैं कि हमारे पास कितने क्रोमोजोम हैं, 46 क्रोमोजोम है। 2n = 46 हम लोग जो है बाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है या डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, द्विगुणित जीव है और क्रोमोजोम की संख्या हर एक कोशिका में क्रोमोजोम की संख्या 46 होती है। इसमें से 44 जो क्रोमोजोम है हमारे पास वो क्या होता है, ऑटोजोम होता है, और जो 2 क्रोमोजोम है वो क्या होता है हमारा, वो सेक्स क्रोमोजोम होता है या इसी को हम लोग एलोजोम बोलते हैं। ये 44 हमारा ऑटोजोम होता है, ऑटोजोम होता है, और 2 हमारा क्या होता है, सेक्स क्रोमोजोम होता है, जिसको हम लोग एलोजोम भी बोलते हैं। सेक्स क्रोमोजोम भी 2 तरह का होता है, आप सभी जानते हैं, एक्स और वाई। 2 तरह के होते हैं, एक्स और वाई। अब देखिए मेंडलीय विकार को किस तरह से क्लासीफाई किया गया, किस आधार पर किया गया। देखिए जो ऑटोजोम होते हैं हम सभी जानते हैं कि 23 जोड़ा होता है, तो शुरू का जो 22 जोड़ा है वो हमारा ऑटोजोम होता है, और आखिरी वाला जो लास्ट जोड़ा होता है यानी कि 23वां जोड़ा जो होता है वो हमारा क्या होता है, सेक्स क्रोमोजोम होता है ना, लिंग क्रोमोजोम होता है। तो देखिए ये जो उत्परिवर्तन की बात हो रही है, किसी एक जीन में उत्परिवर्तन हो जाए, अब ये जीन कहाँ मौजूद है इस पर सारा बात निर्भर करता है। अगर ये जीन इस ऑटोजोम पर, इस 44 क्रोमोजोम पर यानी इस 22 जोड़े में से किसी क्रोमोजोम पर अगर का जीन अगर क्या हो गया, उत्परिवर्तित हो गया, तो वैसे मेंडलीय विकार को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोजोमल मेंडलियन डिसऑर्डर। समझ में आ गई बात। अगर ऑटोजोम पर मौजूद जीन क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, वो उत्परिवर्तित हो रहा है, तो उसके कारण जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोजोमल मेंडलियन डिसऑर्डर। और यदि सेक्स क्रोमोजोम पर, एक्स और वाई क्रोमोजोम पर जो मौजूद अगर जीन है, अगर उसमें अगर किसी प्रकार का क्या हो रहा है, उत्परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, अगर एक्स के कारण होगा, एक्स पर मौजूद जीन अगर डिस्टर्ब होगा तो इसको बोलेंगे एक्स लिंक्ड डिजीज। ठीक है, एक्स लिंक्ड यानी लग्न, एक्स लग्न विकार। और अगर वाई पर मौजूद अगर कोई जीन डिस्टर्ब होगा तो उसको बोलेंगे वाई लग्न विकार। समझ में आ गई ये बात। तो देखिए सिंपल सी बात है कि मेंडलीय विकार को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। एक अगर क्या हो जाए कि ऑटोजोम पर मौजूद जीन जो है वो उत्परिवर्तित हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोजोमल, क्या बोलेंगे, ऑटोजोमल बोलेंगे, ऑटोजोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर, यानी कि ऑटोजोमीय मेंडलीय विकार। समझ में आ गई ये बात। उसके बाद देखिए दूसरा हमारा क्या हो सकता है, दूसरा हमारा हो सकता है सेक्स लिंक्ड, है ना, यानी कि सेक्स लिंक्ड यानी कि एक्स वाई लिंक्ड, हम इसे बोल सकते हैं कि सेक्स लिंक्ड डिजीज। ठीक है, अब देखो ऑटोजोम पर अगर मौजूद हो तो ऑटोजोमल, और यदि एक्स और वाई क्रोमोजोम पर वो खराब वाला जीन खराब हो जाए, एक्स और वाई पर मौजूद वाला जीन, तो फिर उसको बोलेंगे सेक्स लिंक्ड। अब देखो ऑटोजोमल में भी क्या हो सकता है, 2 तरह की बीमारियां हो सकती है, दोनों में 2 तरह की बीमारियां हो सकती है। देखो सबसे पहले इसमें सेक्स लिंक्ड में या तो वो एक्स लिंक्ड होगा, एक्स लिंक्ड कहने का मतलब एक्स क्रोमोजोम पर जो जीन है उसमें क्या हो जाए, उत्परिवर्तन हो जाए। और दूसरा ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड कहने का मतलब अगर वाई क्रोमोजोम पर जो जीन है उसमें क्या हो जाए, उत्परिवर्तन हो जाए, तो इसका जीन खराब हो जाए वाई, तो उसको बोलेंगे वाई लिंक्ड डिजीज। और एक्स क्रोमोजोम पर जीन है वो अगर खराब हो जाए तो उसको बोलेंगे एक्स लिंक्ड डिजीज। क्या बोलेंगे, एक्स लिंक्ड डिजीज। ठीक है, एक और होता है एक्स वाई लिंक्ड, मतलब वैसे जीन जो एक्स क्रोमोजोम पर भी उपस्थित है, वाई क्रोमोजोम पर भी उपस्थित है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन आपके कोई खास काम का नहीं है। ये होता है एक्स वाई लिंक्ड, यानी ये जीन एक्स क्रोमोजोम पर भी है और वाई क्रोमोजोम पर भी है। हमें जो पढ़ना है वो खास करके एक्स लिंक्ड के बारे में पढ़ना है, वाई लिंक्ड के बारे में भी इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपके सिलेबस में। अब देखिए ऑटोजोमल कोई भी जो डिजीज़ है, जितनी भी ये सब डिजीज़ है, ये 2 तरीके की हो सकती है, प्रभावी और अप्रभावी।
प्रभावी और अप्रभावी, प्रभावी और अप्रभावी, अप्रभावी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डोमिनेंट, डोमिनेंट, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेसेसिव, रेसेसिव। सब में, इसमें भी हो सकता है हमारा डोमिनेंट, इसमें भी हो सकता है हमारा ये एक्स लिंक्ड हमारा ये डोमिनेंट और रेसेसिव, इसके अंदर भी डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों हो सकता है। एक्स लिंक्ड वाई लिंक्ड में डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों हो सकता है, और एक्स वाई लिंक्ड में भी डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों हो सकता है, प्रभावी और अप्रभावी दोनों हो सकता है। तो सिंपल सी बात है समझना कि प्रभावी और अप्रभावी जो है इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब ये क्या चीज़ है। देखो हम सभी जानते हैं कि जो जीन होते हैं वो एलील में होते हैं, है ना। इस तरह का अगर हमारा क्रोमोजोम है, अगर यहाँ पर जो जीन है ना, यहाँ पर जो जीन है, मान के चलो कि ये ए है और ये स्मॉल ए, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि जीन के 2 एलील होते हैं और वो होमोलोगस क्रोमोजोम पर समजात गुणसूत्र पर आमने सामने उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब देखो मान के चलो कि ये कैपिटल ए और ये जो है स्मॉल ए, ये कैपिटल ए और ये स्मॉल ए। तो इस कंडीशन में देखो तो 3 तरह का कंडीशन हो सकता है। आप लोगों ने पढ़ा है होमोजाइगस, आप लोगों ने क्या पढ़ा है? होमोजाइगस पढ़ा है, ठीक है। हेट्रोजाइगस, 2 तरह की कंडीशन होती है। अब देखो ये जो कंडीशन है ये कैसा है? हेट्रोजाइगस है। मान के सपोज दैट कि ए वाला जो हमारा एलील है, ये ए वाला जो एलील है ये सामान्य एलील है, ये ए वाला हमारा क्या है? सामान्य एलील है, और स्मॉल ए वाला जो है ये बीमारी वाला एलील है, बीमारी वाला, है ना, बीमारी वाला, यानी ये उत्परिवर्तित रूप है, उत्परिवर्तित रूप, जीन का उत्परिवर्तित रूप है। उत्परिवर्तन होने के बाद ये एलील नया बना है जो बीमारी पैदा करता है, और ए जो है वो सामान्य एलील है। देखो तो ए और स्मॉल ए है, तो इस कंडीशन में अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए आ गया तो इस कंडीशन में बीमारी नहीं होगा। क्या होगा? बीमारी नहीं होगा, ठीक है। इस कंडीशन में ये हेट्रोजाइगस हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया, तो ये जो एलील है, जो सामान्य एलील है, वो इस बीमारी वाले एलील के ऊपर क्या है? डोमिनेंट है, प्रभावी है, यानी इसके गुण को दिखने नहीं दे रहा है। तो इस कंडीशन में बीमारी पैदा नहीं होगा, ठीक है, बीमारी से ग्रस्त नहीं होगा। समझ में आ रहा है? बीमारी से ग्रस्त नहीं होगा इस वाले कंडीशन में। जब हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो बीमारी ग्रस्त नहीं होगा, ठीक है। ऐसे में लिख देता हूँ सीधा सीधी। देखिए 3 कॉम्बिनेशन हो सकता है, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए। तो इन दोनों ही परिस्थिति में एलील अगर आएगा तो सामान्य जो है कंडीशन रहेगा, सामान्य कंडीशन, मतलब बीमारी जो है वो नहीं दिखेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तब बीमारी दिखेगा, तब बीमारी क्या हो जाएगा? दिख जाएगा। समझ रहे हो? तो ये ए जो है ये हमेशा क्या रहेगा? ये डोमिनेंट रहेगा, और स्मॉल ए जो है ये हमेशा क्या रहेगा? रेसेसिव रहेगा, है ना। जो सामान्य हमारा जो एलील है वो डोमिनेंट रहेगा, प्रभावी रहेगा। किस पे? ये असामान्य, यानी जिससे बीमारी पैदा होता है उस पे। तो अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन आ रहा है तो फिर भी बीमारी, इसके कारण बीमारी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये इस पर प्रभावी है, ठीक है। ये इसके गुण को क्या कर दे रहा है? छिपा दे रहा है, ठीक है। सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में ही क्या होगा कि बीमारी उत्पन्न होगा, होमोजाइगस कंडीशन में। ये बात समझ में आ गई। लेकिन ये जो हेट्रोजाइगस है, ये जो हम हेट्रोजाइगस देख रहे हैं, ये बीमारी तो उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन ये वाहक का काम करेगा, वाहक का काम करेगा। मतलब इसके द्वारा जो है अगले जनरेशन में, अगले पीढ़ी में बीमारी जो है वो जा सकती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो है रेसेसिव डिजीज, अप्रभावी बीमारी वो होते हैं जिसमें दोनों के दोनों एलील में क्या हो जाए? उत्परिवर्तित हो जाए। सामान्य एलील हमारा ए है, ठीक है, ये भी ए है और ये भी हमारा ए है, सामान्य एलील है, लेकिन दोनों एलील क्या हो जाए? बदल जाए, उत्परिवर्तित हो जाए, दोनों उत्परिवर्तित हो जाए। तो इस परिस्थिति में ही बीमारी हो सकता है। दोनों जीन जब खराब हो जाएगा, जीन का दोनों एलील खराब हो जाएगा, तब जाकर बीमारी उत्पन्न होगा। तो ऐसे बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रभावी, रेसेसिव डिजीज बोलते हैं। समझ में आ गई ये बात? ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और प्रभावी क्या होता है? प्रभावी का मतलब है कि इस कंडीशन में 2 एलील ए और स्मॉल ए, इस कंडीशन में हमारा जो है ये क्या है? ये डोमिनेंट हो जाता है, और ये जो है वो क्या हो जाता है? रेसेसिव हो जाता है। मतलब जो ओरिजिनल एलील था वो रेसेसिव हो जाता है, किससे? जो उत्परिवर्तित हुआ उससे। यानी कि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगा, जब इस तरह का केस आएगा, तो ये क्या करेगा? ये इसके गुण को छिपा देगा और अपना गुण को दिखाएगा। तो अपने गुण को दिखाएगा तो क्या होगा? बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा,
बीमारी हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी बीमारी दिखना शुरू हो जाएगा, और होमोजाइगस में स्मॉल ए रहेगा तो उसमें तो होगा ही, तो बीमारी होने का चांस अधिक हो जाएगा। समझ रहे हैं ये बात। इसमें भी बीमारी हो जाएगा, इसमें भी बीमारी हो जाएगा, ऐसा कंडीशन में भी तो बड़ा दिक्कत की बात हो जाएगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रभावी और अप्रभावी। अगर ऑटोजोम पर मौजूद जीन, उसके एलील जो है वो भी प्रभावी हो सकते हैं, अप्रभावी हो सकते हैं, और अगर एक्स और वाई क्रोमोजोम पर उपस्थित हैं ये जीन जो खराब हो रहे हैं, वो भी प्रभावी और अप्रभावी दोनों हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर जो बीमारी है वो कैसे होते हैं, ज़्यादातर बीमारी जो है वो अप्रभावी होते हैं। यानी ये बीमारी उत्पन्न होने के लिए दोनों के दोनों एलील को क्या होना पड़ेगा, खराब होना पड़ेगा। मतलब ये कंडीशन आना पड़ेगा स्मॉल ए वाला, तब जाकर ऐसा हो सकता है। ज़्यादातर बीमारी क्या होता है, रेसेसिव ही होता है। तो आप लोग जो पढ़ेंगे तो आप लोगों के सिलेबस में भी क्या है, सब के सब क्या दिए हुए हैं, वो रेसेसिव डिजीज़ दिए हुए हैं। चाहे वो आप ऑटोजोमल के बारे में पढ़े तो भी आपको रेसेसिव बीमारी के बारे में ही पढ़ना है, चाहे आप सेक्स लिंक्ड के बारे में पढ़े, एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड के बारे में, तो भी रेसेसिव के बारे में ही दिया हुआ है। इसमें भी आपको एक्स लिंक्ड के बारे में ही ज़्यादा दिया हुआ है, वाई लिंक्ड के बारे में आपके सिलेबस में नहीं है। एक्स लिंक्ड में भी ज़्यादा कौन है, रेसेसिव के बारे में ही आपको पढ़ना है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो दो तरह की बीमारियाँ आपको देखनी है, एक ऑटोजोमल रेसेसिव, दूसरा एक्स लिंक्ड रेसेसिव। ऑटोजोमल रेसेसिव और एक्स लिंक्ड रेसेसिव। चलिए ये सभी बातें आपको क्लियर हो गई। तो चलिए हम एक एक करके क्या करते हैं, शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। ये एक बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए चलते हैं आगे। चलिए सबसे पहले हम एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, तो इस कंडीशन में होमोजाइगस कंडीशन में ही सर क्या होगा, बीमारी उत्पन्न होगा। तो चलिए एक बार हम संभावित पहले देख लेते हैं, एक जनरल आइडिया ले लेते हैं इसका, उसके बाद जो बीमारी है इससे जुड़ी हुई उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर में क्या होगा कि कोई जीन होगा जो खराब हो जाएंगे। तो सपोज दैट हम एक जीन लेते हैं, ठीक है, हम एक जीन कोई मान लेते हैं कि कोई जीन है और वो जीन पर क्या होंगे, दो एलील होंगे, है ना। जो जीन जो मान के चलो कि जो कोई जीन है जिस जीन से कोई खास गुण दिख रहा है और उसमें उत्परिवर्तन होता है, तो इसके दो एलील होंगे। एक एलील को हम कैपिटल ए मान लेते हैं और एक एलील को स्मॉल ए मान लेते हैं, ठीक है। कैपिटल ए वाला जो एलील है, या ऐसे किसको करते हैं, ये हमें बाद में यूज आएगा तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, एक जगह और यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरा यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कैपिटल एन और स्मॉल एन, ये दो हमारे एलील हैं। ये कैपिटल एन वाला जो हमारा एलील है इस जीन का, ये सामान्य स्थिति का एलील है। ये कैसा है, सामान्य स्थिति का एलील है। समझ में आ रही है ये बात। और ये हमारा स्मॉल एल जो है ये उत्परिवर्तित म्यूटेट हो गया, यानी इसी का क्या हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, तो ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब ये जो है ये बीमारी पैदा करता है, ठीक है। तो ये बीमारी का एलील है, या हम कह सकते हैं विकार का एलील है। इससे विकार उत्पन्न हो सकते हैं, विकार का एलील है, ये विकार का एलील है। अब मैं आपको एक बात पहले ही बता सकता हूँ कि ये क्या है, ये डोमिनेंट होता है और ये रिसेसिव एलील होता है। यानी ये क्या कर देगा, ये इसके कैरेक्टर को, इसके गुण को क्या कर देता है, छिपा देता है। देखिए तो संभावित जो जीनोटाइप उत्पन्न हो सकते हैं, संभावित जीनोटाइप है ना, किस किस तरह के जीनोटाइप, यानी जीन के क्रम में किस किस तरह का बदलाव आ सकता है, किस तरह के हो सकते हैं संभावित जीनोटाइप, और उससे क्या उत्पन्न होगा फिनोटाइप, क्या लक्षण दिखेंगे, वो हम लोग देखेंगे अलग बीमारी के केस में। देखिए अब देखिए मादा की बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं, ठीक है। फीमेल के केस में क्या होगा, यहाँ पर देखिए फीमेल के केस में दोनों एक्स क्रोमोजोम है, तो एक ये हो सकता है, ठीक है, एक ये कंडीशन हो सकता है और एक ये कंडीशन हो सकता है। समझ में आ रही है ये बात। तीनों एलील को, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और ये हेटेरोजाइगस। समझ में आ गई बात। ये तीन तरह के एलील क्या हो सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए इस वाले केस में देखिए यहाँ पर एन जो है वो किसको गाइड करता है, वो सामान्य स्थिति का एलील है। तो यहाँ पर सामान्य स्वस्थ, ठीक है, सामान्य स्वस्थ, यानी कि जो जीव उत्पन्न होगा, मतलब ये इसके कारण क्या होगा कि कोई भी बीमारी नहीं होगा, सामान्य होगा और स्वस्थ होगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पर इसके कारण देखते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सामान्य स्वस्थ,
स्वस्थ, क्योंकि ये एलील जो है कैपिटल एन जो है वो डोमिनेंट है किस पर, कैपिटल एन डोमिनेंट है किस पर, स्मॉल एन पर, सॉरी कैपिटल एन डोमिनेंट है किस पर, स्मॉल एन पर। तो इसके गुण को क्या कर देगा, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में छिपा देगा। तो इसका जो है इस एलील का गुण दिखेगा, तो सामान्य और स्वस्थ होगा। लेकिन एक बात है कि ये जो चीज़ है ये वाहक का काम करेगी। ये जो मादा है जिसके पास ये कॉम्बिनेशन होगा तो ये वाहक का काम करेगी। वाहक कहने का मतलब किस चीज़ का, ये वाहक का काम करेगी, मतलब कैरियर का काम करेगी, मतलब इसी के द्वारा जो है बीमारी जो है वो अगले पीढ़ी में जा सकता है। और इस परिस्थिति में देखें तो इस परिस्थिति में तो बीमारी हो जाएगा, जो जीव है, जो मादा है वो क्या हो जाएगी, बीमारी से ग्रस्त हो जाएगी। तो इसका क्या हो सकता है, इसका मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। ये मादा तो बचेगी ही नहीं कि ये अपने इस कॉम्बिनेशन को आगे भेज पाए। समझ रहे हैं ये बात। चलिए, तो ये इस तरह से मादा में इस तरह से हो सकता है। नर की बात हम करें, मेल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मेल के कंडीशन में क्या हो सकता है, देखिए कॉम्बिनेशन में इसमें देखिए मेल में एक्स और वाई क्रोमोजोम होता है, ठीक है, एक्स और वाई क्रोमोजोम होता है। तो ये जो एलील मौजूद है ये एक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक्ड करने का मतलब एक्स क्रोमोजोम पर ही ये मौजूद होगा, ठीक है। तो एक्स का एक कॉपी है, एक्स का दूसरा कॉपी गायब है, वाई है यहाँ पर। तो यहाँ पर कैपिटल एन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा वाई पर, क्योंकि ये एक्स पर मौजूद होते हैं ये जीन और एलील। तो एक ये कॉम्बिनेशन बनता है, दूसरा कौन सा बनता है, दूसरा ये वाला कॉम्बिनेशन बनता है। यही दो ही तरह का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब देखिए अगर इस तरह का कंडीशन होगा तो सामान्य जो है, जो नर होगा वो सामान्य होगा, और इस तरह का यदि कंडीशन होगा तो क्या हो जाएगा, बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा, बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एन जो है ये क्या कर रहा है, ये तो बीमारी उत्पन्न करने वाला, विकार उत्पन्न करने वाला एलील है, तो ये एक एलील आ जाएगा। तो इस वाई पर तो कुछ आएगा नहीं, तो ये अकेला आ रहा है तो ये क्या कर देगा, बीमारी पैदा कर देगा, लेकिन ये सामान्य होगा। मतलब मेल के केस में देखिए 50% यहाँ पर चांस दिख रहा है, 50% चांस, 50% स्वस्थ होने का चांस है और 50% बीमारी होने का चांस है। लेकिन मादा में देखिए, मादा में क्या चीज़ है, दो कंडीशन में नहीं हो रहा है, मतलब दो कंडीशन में बीमारी होने वाला नहीं है, तीसरा कंडीशन में होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 25%, यहाँ पर क्या है कि 25% जो है यहाँ पर बीमारी उत्पन्न होगा, बीमारी उत्पन्न होगा तो वो ख़त्म ही हो जाएगा। अब अच्छा, इसको जो बीमारी उत्पन्न हो रहा है तो ये बचेगा, इसकी भी मृत्यु हो जाएगी, इसकी भी मृत्यु हो जाएगी ना, तो ये भी क्या करेगा, इसको आगे नहीं भेज पाएगा, दूसरे जनरेशन में, दूसरी पीढ़ी में नहीं भेज पाएगा। समझ में आ गई बात। तो हमारे पास जो बचेगा पॉपुलेशन में, यानी जनसंख्या की आबादी में जो एलील बचेगा वो ये दोनों बचेगा और ये बचेगा। ये एक नॉर्मल सी बात समझ में आ गई। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पर तुलना कर सकते हैं दोनों में और बोल सकते हैं कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर जो है वो किस में होने की संभावना अधिक है, वो नर में होने की संभावना अधिक है। किसकी तुलना में, मादा की तुलना में। फीमेल की तुलना में मेल में ये बीमारी ज़्यादा होता है। आप जब पॉपुलेशन को देखेंगे, जनसंख्या पॉपुलेशन जेनेटिक्स का स्टडी करेंगे, जनसंख्या सभी जनसंख्या के जीन का स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा, फिनोटाइप जीनोटाइप का, तो पता चलेगा कि नर की मृत्यु अधिक हुई है इस एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के कारण और मादा की मृत्यु कम हुई है। क्योंकि मादा में क्या होता है, अगर इस तरह का कंडीशन हो गया तो वहाँ पर तो वो कैरियर बन जाती है ना, बीमारी को आगे पहुँचाती है, लेकिन खुद बीमारी से ग्रस्त नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो बस दो ही चीज़ है, या तो सामान्य रहेगा या तो बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए, अब कुछ यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो बीमारी है, ये जितने भी बीमारी है खास करके एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, इसके बारे में क्या है कि यह जीन पीड़ित पिता से वाहक बेटी द्वारा, पीड़ित पिता से वाहक बेटी द्वारा, ठीक है। देखो हम लिख सकते हैं कि पीड़ित पिता से वाहक बेटी द्वारा, है ना, ये जो जीन जो एलील है ये ट्रांसफ़र किस तरह से होगा, अगले जनरेशन में, पीढ़ी में किस तरह से जाएगा। अगर बीमारी से ग्रस्त ये व्यक्ति अगर जीवित रह गया, शादी तक अगर जीवित रह गया और अपने एलील को ट्रांसफ़र कर दिया अगले जनरेशन में, तो पीड़ित पिता से ये किस में चले जाएगा, ये मादा में चले जाएगी और वाहक बेटी के द्वारा, पीड़ित पिता से वाहक बेटी के द्वारा पोते में पहुंचता है, पोते में पहुंचता है। ये बात समझ कर रखिएगा, इसका मतलब अभी मैं आपको तुरंत बताता हूँ, है ना। पीड़ित होगा पिता, अगर पिता पीड़ित है तो इसकी बेटी जो है वो वाहक होगी,
वाहक बन जाएगी और इसकी ये वाहक बेटी अपने बेटे में क्या करेगी, वो डिजीज़ पहुंचा देगी। यानी पोते या नातिन भी हम कह सकते हैं, है ना। यानी कि एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में बीमारी नहीं होगा। ये पिता जो है ये पहला जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, वाहक बेटी जो है ये सेकेंड जनरेशन है, और पोता जो है ये क्या है, ये थर्ड जनरेशन है। यानी पहला में बीमारी दिख रहा है, उसके बाद फिर किस में दिखेगा, सीधा तीसरा में दिखेगा, दूसरा में बीमारी नहीं दिखेगा। समझ में आ रही है ये बात। तो इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, है ना। इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब एक पीढ़ी छोड़ के अगले पीढ़ी में बीमारी क्या होता है, दिखता है। तो इसका हम आपको क्या करते हैं, एलील के रूप में प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये जो चीज़ कह रहा है उसको देखिए, ये कह रहा है कि पीड़ित पिता, तो ये हमारा पीड़ित पिता हो गया, बीमारी से ग्रस्त हमारा ये पीड़ित पिता हो गया, एक्स एंड वाई कंपोजिशन वाला। अब देखिए और क्या कर रहा है, वाहक बेटी, पीड़ित पिता से वाहक बेटी द्वारा, ठीक है। तो इसको समझिएगा, ये इस तरह से देखिए, यहाँ पर जो पिता है वो पीड़ित है और जो माता है इसकी, यानी कि जिससे इसकी शादी हुई थी, वो क्या चीज़ है, वो सामान्य है। देख रहे हैं ना, कैपिटल एल कैपिटल एन है। तो ये पिता सिर्फ पीड़ित है, ये पिता क्या है, ये पीड़ित है, यानी ये बीमारी से ग्रस्त है, ठीक है, बीमारी से ग्रस्त है। लेकिन ये जो है ये स्वस्थ है, जो मादा है वो क्या है, वो स्वस्थ है, ठीक है। अब देखिए कि कह रहा है कि पीड़ित पिता से, अगर पिता पीड़ित है तो ये अपनी बेटी को कैसा बना देगा, वाहक बना देगा। क्या आप सहमत हैं? तो देखिए इस बात को, देखिए मादा से तो एक ही तरह का क्या आएगा, युग्मक बनेगा, और इससे दो तरह के युग्मक बनेंगे, एक ये XN और एक ये Y। अब दोनों को मिला दीजिए, 50-50% चांस होता है। आप जानते हैं ये उससे मिल सकता है और ये भी उससे मिल सकता है। तो कॉम्बिनेशन किस तरह का आएगा, एक ये आएगा और एक कौन आएगा, ये इसके साथ और एक ये दो तरह की चांस आई, दो तरह का कंडीशन बना। तो ये जो कंडीशन बना और ये जो कंडीशन बना, ये XX है तो मादा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। ये क्या उत्पन्न हो रहा है, मादा उत्पन्न हो रहा है, देखिए। और ये क्या उत्पन्न हो रहा है, नर उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए इस दोनों परिस्थिति में XN और X छोटका n, तो XN X छोटका n तो सामान्य स्वस्थ, लेकिन ये क्या बन जाएगी, वाहक बन जाएगी। तो यहाँ पर जो मादा है ये क्या बन रही है, वाहक बन रही है, और जो नर है ये क्या है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। यानी यहाँ पर कोई भी बीमारी नहीं दिखा पहले पीढ़ी में। ये तो पहला जनरेशन है, F1 जनरेशन है, तो पहली पीढ़ी में कोई बीमारी नहीं दिखी, है ना। उससे पहले जो यहाँ पर जो जीव है, जो कोई जो पुरुष है वो पीड़ित है और उसकी जो पत्नी है वो स्वस्थ है। तो फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पर बीमारी नहीं दिखा पहला जनरेशन में। लेकिन जो इसकी बेटी है वो क्या बन गई, वाहक बन गई। अब इसकी बेटी क्या करेगी, अगले जनरेशन में जब इसका शादी होगा किसी दूसरे नर के साथ, तो अगले जनरेशन में ये क्या करेगी, बीमारी पैदा कर देगी। किसमें, बेटे में, ये अपने बेटे में, यानी इसके पोते में बीमारी कॉज कर देगी। तो एक जनरेशन छोड़ के एक जनरेशन में ये बीमारी क्या होता है, उत्पन्न होता है। समझ में आ गई बात। तो चलिए इस कंडीशन को भी देख लेते हैं, अभी जो मैंने आपको ये बताया तो देख लेते हैं। चलिए तो ये देखिए, ये कैरियर, अब इसकी शादी हो गई, ठीक है। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो देखिए इसकी शादी हो गई किसके साथ, किसी भी नर के साथ, है ना, स्वस्थ नर के साथ। सपोज दैट कि एक स्वस्थ नर है एकदम, उसको कोई बीमारी नहीं है, कोई भी एक्स लिंक डिसऑर्डर नहीं है। तो ये एक्स हो गया कैपिटल N और ये Y हो गया, ठीक है। इसके इसके बीच में ये मत समझना कि इसके इसके बीच में हम करा रहे हैं, ये दोनों तो भाई बहन होगा, इसके बीच में नहीं ना हो पाएगा, ठीक है। इसकी शादी किसी दूसरे नर के साथ हुई और वो नर का कॉम्बिनेशन इस तरह से है, मतलब स्वस्थ है। इस समय नर जो है वो क्या है, स्वस्थ है, ठीक है। और मादा जो है ये कैरियर है, इस बीमारी नहीं है, ना इसको बीमारी है ना इसको बीमारी है, लेकिन ये कैरियर का काम कर रही है, वाहक का काम कर रही है। अब देखो यहाँ से दो तरह का कॉम्बिनेशन निकलेगा, एक ये और एक ये, क्योंकि दोनों पर एलील अलग अलग है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी दो तरह का आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा, ठीक है। समझ में आ रही है ये बात। अब देखो दोनों का क्या करा दो, कॉम्बिनेशन करा दो। जो संभावित जीनोटाइप बनेगा वो कौन कौन सा बनेगा, पहला नंबर ये इसके साथ मैच कर सकता है तो XN हो जाएगा। दूसरा ये इसके साथ भी कर सकता है तो XN और Y हो जाएगा। तीसरा ये इसके साथ भी कर सकता है तो XN। चौथा ये इसके साथ भी कर सकता है तो क्या हो जाएगा, XN और Y। तो चार तरह का यहाँ जीनोटाइप उत्पन्न हो रहा है। इसमें से देखिए आपको क्या देखना है, बीमारी वाला कहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये जो नर है
ये जो इसका बेटा उत्पन्न हो रहा है ये बीमारी वाला है, ठीक है। ये नॉर्मल है, इसमें कोई बीमारी उत्पन्न नहीं है, सामान्य है, सामान्य है। इसकी बात करें तो ये भी सामान्य ही है, ठीक है। मादा जो है वो सामान्य एकदम उत्पन्न हो रही है, जो नर है वो भी सामान्य, एक नर जो है वो सामान्य उत्पन्न हो रहा है, लेकिन दूसरा नर जो है वो क्या हो रहा है, वो बीमारी से ग्रस्त है। और इसकी बात करें तो ये वाहक उत्पन्न हो रही है, क्या उत्पन्न हो रहा है, वाहक, वाहक बन रही है। बीमारी सिर्फ एक में दिख रहा है, यानी कि बीमारी जो है 25% में ही चांस है, ऐसा करने पर भी 25% में ही चांस है कि बीमारी होगा, है ना, 25% में ही बीमारी होगा। अगर आप उसका रेशियो निकाल लेंगे, इसका रेशियो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो आपको 1:2:1 का रेशियो दिखेगा, ठीक है ना। ये 1 वाला क्या है, ये होमोजाइगस वाला है। ये 1 वाला क्या है, देखिए ये होमोजाइगस वाला है, ये है होमोजाइगस। और ये 2 जो है वो क्या चीज़ है, जो 2 है वो इस तरह से 2 मतलब 2 सामान्य है, 2:3:1 का रेशियो, ठीक है। जैसा आप मंडल के रेशियो में देखते हैं तो वही उसी तरह का है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर कि जो कैरियर फीमेल है ये इस जीन को लेकर गई अपने साथ और अपने बेटे में क्या कर दिया, बीमारी को पैदा कर दिया। 25% में ही हो सकता है, ठीक है। 4 बच्चे हैं तो उसमें 1 बच्चे में ये बीमारी होने की संभावना है। समझ में आ गई ये बात। तो इसीलिए ये कहा गया कि पीड़ित पिता से वाहक बेटी द्वारा, पिता यहाँ पर देखिए पीड़ित था, ये वाहक बेटी में गई, बेटी वाहक बन गई। अब इसका शादी किसी स्वस्थ और एक स्वस्थ इंसान से हुआ जिसमें कोई बीमारी नहीं था, फिर भी ये बीमारी इस वाहक, क्योंकि ये वाहक का काम कर रही है तो ये इस एलील को अपने जनरेशन में अपने बेटे में डाल दिया और इसकी बेटे क्या हो गए, ये प्रभावित हो गए, बीमारी से प्रभावित हो गए। तो आप देख रहे हैं बार बार क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो नर है उसी में बीमारी होने की संभावना अधिक दिख रही है। तो इसीलिए कहा गया कि ये जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ये किस में होने की संभावना अधिक है, नर में, मादा की तुलना में। और ये पीड़ित पिता से वाहक बेटी द्वारा पोते में पहुंचता है, यानी फर्स्ट जनरेशन में दिखेगा, सेकेंड में नहीं दिखेगा, फिर थर्ड जनरेशन में दिखेगा। यानी इसको हम लोग कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस वंशागति, इनहेरिटेंस, ठीक है। चलिए, तो ये सिंपल सी बात जो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ कि कुछ आपको दूसरा चीज़ दिखाता हूँ। चलिए, इससे जुड़े हुए आपको कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको कह सकता है कि पिता जो है वो पीड़ित है, माता स्वस्थ है, तो उसके बच्चे में कितनी संभावना है बीमारी होने की। या ये कह सकता है कि माता जो है वो वाहक है और पिता जो है बीमारी से पीड़ित है, तो किस तरह का, ये अलग अलग तरह के क्वेश्चन बना के आपको पूछ सकते हैं कि संतान में जो बीमारी आने की संभावना कितनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, 2 एग्जाम्पल समझ लीजिए, ये लिया है। देखिए, ये इस तरह का कंडीशन आपको दे दिया। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये मादा वाहक का काम कर रही है और ये नर को बीमारी है। मादा वाहक हो और नर को बीमारी हो, उस कंडीशन में देखिएगा, पहला वाला मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पर मादा वाहक है, नर को बीमारी है। समझ में आ रही है ये बात। देखिए, तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, हम सीधा क्या करते हैं, इस तरह का आप लोगों को पता होगा, पनेट स्क्वायर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। पनेट स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि किस तरह से होता है पनेट स्क्वायर। देखिए यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। देखिए, ये XN और XN दोनों अलग अलग एलील हैं, ठीक है। लिख लेते हैं XN और XN को, यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं XN और किसको, Y को। अब कॉम्बिनेशन करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा XN XN, ये हो जाएगा XN और Y, ये हो जाएगा XN XN और ये हो जाएगा XN Y। समझ रहे हैं, एक बार इसको इससे, एक बार इसको इससे। तो इस कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है, देखिए ये वाला जो बात है ये, तो ये कैरियर फीमेल जो है वाहक एक जो है 4, कुल कितने बच्चे उत्पन्न हुए, देखिए 4 उत्पन्न हुए। 4 में से देखिए कौन कौन है 4, ये भी लिख देता हूँ मैं आपको। एक हमारा ये है, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा है, ये है। तीसरा हमारा कौन सा है, ये है। चौथा हमारा कौन सा है, ये है। ये 4 तरह के हमको जीनोटाइप दिख रहे हैं। अब देखिए ये क्या है, ये वाहक बनेगी, ये मादा वाहक का काम करेगी। ये नर जो है ये सामान्य है, वाहक मादा, सामान्य नर, ये क्या है, सामान्य नर है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या चीज़ है, बीमारी से ग्रस्त, इसमें भी क्या है, बीमारी, इसमें भी क्या है, बीमारी। तो ये बीमारी किस में, ये मादा में उत्पन्न होगा, XX है, ये किस में, नर में उत्पन्न होगा। तो देखिए इस तरह के कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि कुल 4 में से
चार में से क्या हो रहा है कि एक जो है वाहक है, ठीक है, एक वाहक है और एक जो है क्या है, सामान्य है, सामान्य नर है, और एक जो है बीमारी से ग्रस्त मादा है और एक बीमारी से ग्रस्त नर है। यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि नर और मादा में बीमारी होने की संभावना 50-50% है ना, 50-50% है। यहाँ पर देखिए बीमारी एक नर में भी बीमारी उत्पन्न हो सकता है, एक मादा में भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में 50% संभावना किस में है, नर में भी और मादा में भी बीमारी उत्पन्न होने की संभावना आ रहा है। इस बात को आपको समझ लेना है। और इसके बारे में तो आप जानते ही, वाहक मादा है और सामान्य नर है। तो इस तरह से पूछ सकता है कि बताइए कि ऐसा होगा तो क्या संभावना है नर और मादा में बीमारी उत्पन्न होने की, तो बोलेंगे 50-50% संभावना है कि दोनों में ये बीमारी हो सकता है। चलिए अब इस कंडीशन को दूसरे वाले को देखिए। तो दूसरे वाले के लिए भी हम क्या करते हैं, एक बना लेते हैं, वो टेबल बनेट स्क्वायर बना लेते हैं। देखिए पनेट स्क्वायर हम बना लेते हैं, अच्छे से समझना है एकदम, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सब है। देखिए एक्स एन ये क्या है हमारा एक्स एन और ये क्या है हमारा वाई। अब दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा, एक्स एन इसको मिला दो तो एक्स एन वाई, इसको मिला दो तो एक्स एन और इसको मिला दो तो एक्स एन वाई। तो हमारे पास कितने, चार तरह के यहाँ पर हम कौन कौन हैं, एक्स एन है, उसके बाद क्या है एक्स एन वाई है, उसके बाद क्या है एक्स एन है, उसके बाद क्या है एक्स एन और वाई है। तो इस परिस्थिति में आपको क्या दिख रहा है कि दो जो है हमारी जो है मादा जो है वो वाहक है, दो हमारी जो मादा है वो वाहक है, दो मादा क्या है वाहक है और दो मादा वाहक है, और यहाँ पर ये नर बीमारी से ग्रस्त है, ठीक है, और यहाँ पर ये भी नर क्या है, बीमारी से ग्रस्त है। तो यहाँ पर बीमारी होने की संभावना नर और मादा के बारे में बात करेगा तो 100% बीमारी होने की संभावना नर में है, मादा में बीमारी होने की संभावना नहीं है। आपको दिख रहा है मादा जो भी उत्पन्न हो रही है तो वो वाहक बन रही है, वो बीमारी को फिर अगले जनरेशन में पहुंचाएगी। लेकिन बीमारी जिसमें उत्पन्न हो रहा है वो दोनों के दोनों कौन है, नर हैं। तो 100% नर में बीमारी उत्पन्न होने की संभावना है, मादा में बीमारी उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, वो वाहक बनेगी, ठीक है, वो वाहक का काम करेगी, अगले जनरेशन में इसको पहुंचाएगी। तो इस तरफ आधारित कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में भी और अलग अलग तरह के कंपटीशन में भी। चलिए ये चीज़ आपको कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का अभी मैंने आपको नॉर्मल कंडीशन बताया है, एक सामान्य चीज़ जो आपको हर एक जगह लागू होगा। तो हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में दो बीमारी पढ़ेंगे, एक हम लोग पढ़ेंगे हेमोफीलिया, एक हम लोग हीमोफीलिया पढ़ेंगे, ठीक है, और दूसरा बीमारी जो हम लोग पढ़ेंगे इस कंडीशन में, एक हेमोफीलिया और दूसरा जो है कलर ब्लाइंडनेस। कौन सा, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस है ना, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, दो बीमारी के बारे में थोड़ा सा जान लेना है हमको, ठीक है। वो कौन सा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का। तो चलिए इस दोनों के बारे में शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, एक बीमारी है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं। इस बीमारी में क्या है, वो भी ये सभी बीमारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो जो मैंने आपको इससे पहले जो भी चीज़ बताया है वो सब के सब इस पर लागू हो जाएंगे। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, इसमें क्या होता है कि दो रंग के बीच में हमारी जो आँख है इसमें कोन सेल्स होते हैं, अलग अलग रंग को पहचानने के लिए अलग अलग तरीके का सेल होता है। तो एक होता है रेड कोन सेल और एक होता है क्या चीज़, एक होता है रेड और येलो, ठीक है, रेड और येलो, ठीक है। तो लाल और येलो नहीं ग्रीन, सॉरी येलो नहीं ग्रीन, तो रेड और ग्रीन यानी लाल और हरा जो कोन सेल है उसमें क्या हो जाता है, कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है, कुछ जो है वहाँ पर चेंज आ जाता है जीन में। तो वर्णांधता में क्या है कि लाल और हरे रंग में हम अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा कोन सेल क्या हो गया, खराब हो गया। तो इस बीमारी के अंतर्गत क्या होता है, तो इस बीमारी में क्या होता है कि लाल एवं हरे रंग में फर्क पता नहीं चलता है, ठीक है। इस बीमारी में लाल एवं हरे रंग में अंतर
अंतर स्पष्ट नहीं होता है, अंतर स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। अंतर स्पष्ट नहीं होता है, पता नहीं चल पाता है कि कौन सा लाल है कौन सा हरा है, पता ही नहीं चल पाएगा, हम उसे देख नहीं पाएंगे अगर वर्णनाता कलर ब्लाइंडनेस बीमारी हो गई है ना। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, समझ में आ गई। अब हर एक चीज़ यहाँ पर बात लागू हो रहा है कि यहाँ पर भी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो रहा है, एक जनरेशन छोड़ के एक जनरेशन ये बीमारी आएगा। दूसरी बात ये भी रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी दोनों एलील खराब होने के बाद ही, यानी होमोजाइगस कंडीशन में ही क्या हो सकता है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में क्या हो सकता है, बीमारी हो सकती है। इसके बाद क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस यहाँ भी होगा, एक जनरेशन छोड़ के एक जनरेशन। उसके बाद नर में ये संभावना अधिक है मादा की तुलना में, ठीक है, नर में अधिक है मादा की तुलना में। इस बीमारी की बात करें तो नर में लगभग जो है 8% नर को ये बीमारी होता देखा गया। जब पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में स्टडी किया गया तो 8% नर को पता चला कि बीमारी हो रहा है, और मादा में कितना पता चला, तो 0% पता चला, 0.4%, 0.4% में ये बीमारी क्या हो रही है, ठीक है। चलिए दूसरी एक बीमारी है जिसको हीमोफीलिया कहते हैं, क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। दूसरी बीमारी को हम लोग हीमोफीलिया बोलते हैं, इसको हम लोग रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बीमारी सबसे पहले किसमें पाया गया था, तो इंग्लैंड की जो रानी है विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, जब उसके पूरे वंश के बारे में स्टडी किया गया, वंश वृक्ष को स्टडी किया गया, तो पता चला कि उनके बहुत सारे उसके वंश में बहुत सारे लोगों को जो है हीमोफीलिया बीमारी था, ठीक है। इसको रॉयल डिजीज भी कहा गया, राजघराना वाला बीमारी है ना। तो देखिए हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में हमारा जो बॉडी है, हमारा जो ब्लड वेसल्स है, रक्तवाहिनियाँ जिसमें रक्त बहती रहती है, वो रुकती नहीं है, और जब ये हमारी रक्तवाहिनियाँ से बाहर निकल जाते हैं, कहीं कट हो जाता है, कहीं चोट लग जाता है, तो ये खून जब बाहर निकलता है तो वो वहाँ पर जाकर कुछ समय के बाद क्या होता है, जम जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, थक्का जम जाता है, जिसके कारण ब्लड बहना जो है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। ये एक अच्छी बात है। लेकिन इस परिस्थिति में हीमोफीलिया अगर किसी को बीमारी हो गया है तो इसमें अगर कोई कट हो गया, अगर हाथ में पैर में कहीं पर भी एक छोटा सा भी कट हो गया, तो ब्लड जो निकलता है खून, रक्त, वो रक्त जमता नहीं है, वो लगातार बहता ही रहता है। और क्या हो जाएगा कि इस कंडीशन में जो लगातार यदि खून बहता रह जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी, है ना। एक छोटा सा भी कट क्या कर सकता है, मृत्यु दे सकता है, ठीक है। तो हीमोफीलिया भी रिसेसिव डिजीज है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, नर में होने की संभावना अधिक है मादा के तुलना में, ठीक है ना। और यहाँ पर भी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होगा, एक जनरेशन छोड़ के एक जनरेशन होगा, बस वहाँ पर भी सब चीज़ वही है, सिर्फ एलील को आपको क्या करना है, चेंज कर देना है ना, दिखा देना है अलग अलग चीज़ों से। जैसे मैंने वहाँ पर क्या दिखाया था, एन से दिखाया था, कैपिटल एन और स्मॉल एन से दिखाया था, तो आप हेमोफीलिया वाला में कोई दूसरे चीज़ से दिखा दीजिएगा, ये एच से दिखा दीजिएगा सपोज दैट, ठीक है, इस तरह से दिखा दीजिएगा, इस तरह से, तो सब चीज़ वही होगा, जितना चीज़ वो मैंने आपको करके दिखाया सब चीज़ होगा। हेमोफीलिया में देखिए क्या होगा, तो हेमोफीलिया के अंदर जो है इस रोग में रुधिर के थक्का बनने के संबंध, ठीक है, इस रोग में रुधिर में थक्का बनने के संबंध एकल प्रोटीन, क्या लिखा मैंने कि इस रोग में रुधिर में थक्का बनने से संबंध एकल प्रोटीन प्रभावित होता है, ठीक है। फिर वही बात है कि कोई डीएनए है, कोई जीन है एक्स क्रोमोसोम पर, वो एक सामान्य प्रोटीन बना रहा था जो क्या कर रहा था कि खून को जमा रहा था, लेकिन उसमें उत्परिवर्तन आ गया, वो अब दूसरे तरह के प्रोटीन बना रहे हैं, तो प्रोटीन में क्या हो गया, प्रभावित हो गया, प्रोटीन बदल गया, तो अब खून जो है वो जमना, वो खून जो है वो नहीं जम रहा है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से इस बीमारी को हम लोग हेमोफीलिया कहते हैं। बस सिंपल सी बात है, किस में ज़्यादा होगा, तो मादा में ज़्यादा होने की संभावना है नर की तुलना में। चलिए, तो हमारा जो आनुवांशिक विकार में हम लोग जो एक्स लिंक्ड पढ़ रहे थे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, वो दो ही आपको एनसीईआरटी में तो सिर्फ यही पढ़ाया है, मैंने आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दिया कि इस बीमारी में लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज। ये एक्स लिंक्ड देखे थे, वाई लिंक्ड को हमको नहीं देखना है, आपके सिलेबस में नहीं है ना। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट वाला भी आपको नहीं देखना है, सिर्फ रिसेसिव वाला ही देखना है, क्योंकि ज़्यादातर बीमारी रिसेसिव वाला ही होता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे अभी
ऑटोजोमल रेसेसिव, ठीक है, रेसेसिव, ऑटोजोमल रेसेसिव, ऑटोजोमल डोमिनेंट इसमें भी नहीं पढ़ना है। ये अब हम लोग देखते हैं ऑटोजोमीय लग्न अप्रभावी विकार, ठीक है, ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो चलिए इस कंडीशन में क्या होगा, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा एक्स लिंक्ड, है ना, यानी कि जो जीन थे वो एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित थे और उनमें क्या हो रहा था, उत्परिवर्तन हो रहा था। लेकिन इस परिस्थिति में क्या चीज़ है, जो ऑटोजोम है, ऑटोजोम जो 22 जोड़ा है, जो 44 क्रोमोसोम है, इस पर मौजूद जो जीन है उसमें क्या हो जाएगा, किसी तरह का बदलाव हो जाने के कारण जो बीमारी उत्पन्न होगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोजोमीय लग्न अप्रभावी विकार। अप्रभावी कहने का मतलब यहाँ पर भी जो रेसेसिव कंडीशन होगा, जो रेसेसिव एलील होगा, वो जब होमोजाइगस कंडीशन में उपस्थित होगा तब ही क्या होगा कि बीमारी उत्पन्न होगा। क्या बोला मैंने, रेसेसिव एलील होमोजाइगस कंडीशन में। समझ में आ गई ये बात। चलिए तो देखिए यहाँ पर ऑटोजोमीय लग्न अप्रभावी विकार, यहाँ पर भी पहले मैं एक जनरल सी बात आप लोगों के साथ कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक जीन लेता हूँ, सपोज करके चलिए कोई जीन जो है किसी भी क्रोमोसोम पर, 44 में से किसी भी क्रोमोसोम गुणसूत्र पर ये जीन मौजूद है, ठीक है, जो किसी खास तरह के गुण को प्रदर्शित करता है। अब इस जीन में क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। किस तरह से हो रहा है, देखिए इसमें 2 एलील है, इस जीन के 2 एलील है। एक को हमने कैपिटल ए से प्रदर्शित किया, दिखाया कैपिटल ए से, इसको हम लोग बोल सकते हैं सामान्य स्थिति का एलील, सामान्य स्थिति का एलील, सामान्य स्थिति का एलील, ठीक है। ये क्या होगा, ये डोमिनेंट होगा, प्रभावी होगा। और एक स्मॉल ए, छोटा ए, ये छोटा ए वाला जो है ये कैपिटल ए से ही ये छोटा ए वाला एलील बना है ना। एक्चुअली में कैपिटल ए ही था, लेकिन ये इसमें क्या हो गया, इस एलील में म्यूटेशन हो गया, ये बदलकर ये स्मॉल ए आ गया, है ना। उत्परिवर्तन के कारण ये एलील बदल गया, दूसरा रूप आ गया इसका स्मॉल ए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, तो बीमारी का एलील, ये बीमारी का एलील है। ये क्या चीज़ है, ये बीमारी का एलील है। और ये बीमारी का एलील क्या होगा, ये रेसेसिव होगा, ठीक होगा। ये क्या होगा हमारा, रेसेसिव होगा। तो संभावित जो जीनोटाइप आएगा, जो संभावित जीनोटाइप आएगा उसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। संभावित जीनोटाइप ये क्या हो सकता है, 3 तरीके का आ सकता है। ये कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये स्मॉल ए हो सकता है। तो इस दोनों ही कंडीशन में जो व्यक्ति होंगे वो क्या होंगे, वो स्वस्थ होंगे। और ये वाला जो कंडीशन है इसमें क्या होगा, बीमारी होगा। कहने का मतलब जब दोनों एलील गड़बड़ हो जाए तब जाकर बीमारी होगा। तो ये क्या है हमारा, ये देखिए, ये ए जो है ये डोमिनेंट एलील है हमारा, ठीक है। और ये क्या है, ये रेसेसिव एलील है। यानी रेसेसिव एलील जब होमोजाइगस कंडीशन में, देख रहे हैं ना, दोनों ए छोटा है, होमोजाइगस कंडीशन में। तो रेसेसिव एलील जब होमोजाइगस कंडीशन में हो तभी बीमारी उत्पन्न होता है। इस केस में भी और इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा उस केस में भी सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर हम ए ले रहे हैं, ऑटोजोम है तो ए से बात कर रहे हैं, वहाँ पर सेक्स लिंक्ड था तो एक्स और वाई से जो है बात करते थे हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। तो यहाँ पर ये सामान्य स्वस्थ होंगे और ये क्या करेंगे, इस तरह के कंडीशन में बीमारी उत्पन्न करेंगे। लेकिन ये जो होगा ये वाहक का काम करेगा, ठीक है। इसमें स्वस्थ तो ये भी होगा लेकिन ये वाहक का काम करेगा, अगले पीढ़ी में यही बीमारी को, इस खराब एलील को लेकर के जाएगा। तो ये संभावित फिनोटाइप हो गए, ठीक है। चलिए यहाँ पर कहीं भी वो वाला बात नहीं होगा कि एक्स ए या एक्स, ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं ये मत कर देना कि इस तरह से नहीं कर देना, ठीक है। इस तरह से इसको नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड या वाई लिंक्ड डिजीज़ नहीं है, ये ऑटोजोमल लिंक्ड है, ठीक है। ये 22 में से 22 जोड़े यानी 44 क्रोमोसोम में कहीं मौजूद है, तो इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब क्या करते हैं, इसमें जो भी बीमारी हम लोगों को पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट बीमारी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दात्र कोशिका अरक्तता, दात्र कोशिका अरक्तता, क्या बोलते हैं, दात्र कोशिका अरक्तता। इसी को हम लोग सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। देखिएगा, समझिएगा इस चीज़ को। देखिए सिकल सेल एनीमिया के अंतर्गत क्या है यहाँ पर कि एक जीन है, इस जीन के 2 एलील हैं, इस जीन के 2 एलील हैं,
ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। एक ये है HbA, एक को हमने कहा HbA, ठीक है। ए से आप समझ रहे हैं ये एलील है हमारा, और Hb हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन का एक खास रोल है, यहाँ पर दिखाऊंगा मैं आपको हेमोग्लोबिन क्या होता है, ये भी बताऊंगा। ये HbA है और दूसरा को हम लोग HbS से दिखाते हैं। दो एलील हमारे पास है, एक HbA है और एक HbS है, ठीक है। जो HbA है ये हमारा जो है Hb जो है ये सामान्य एलील है, इससे कोई बीमारी पैदा नहीं होता है, और ये बीमारी ग्रस्त करने वाला, बीमारी पैदा करने वाला एलील है। इसी से क्या हो गया, ये बन गया। ये सामान्य वाला डोमिनेंट होगा, ये वाला क्या होगा, रिसेसिव होगा। समझ में आ गई ये बात। अब चलिए, जो संभावित जीनोटाइप होगा वो क्या होगा बताइए। जो संभावित जीनोटाइप होगा, जो संभावित जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, देखिए 3 तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है HbA है ना, दोनों में ही सामान्य एलील मौजूद है, यानी कि दोनों में ही सामान्य हेमोग्लोबिन मौजूद है। इस परिस्थिति में सामान्य गुण, इसमें क्या होगा कि सामान्य गुण दिखेगा, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये सामान्य स्वस्थ व्यक्ति होगा, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति होगा, ठीक है। एक कंडीशन ये हो सकता है HbA और HbS। इस परिस्थिति में भी क्या होगा कि सामान्य स्वस्थ व्यक्ति ही होगा, लेकिन फर्क इतना है कि ये वाहक का कार्य करेगा। क्या करेगा, वाहक का कार्य करेगा। क्योंकि ये देखिए, ये A वाला जो है, ठीक है, ये A वाला जो है यहाँ पर ये S लिया है ना, हमने यहाँ पर क्या लिया था, स्मॉल a लिया था, ठीक है। तो एक काम कीजिए आप, या रहने दीजिए, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट को बस समझ लेना है। यहाँ पर HbS है ना, यहाँ पर A है एक और दूसरा S है। यहाँ पर हमने A और स्मॉल a लिया था। दिखाने का तरीका है, आप कुछ भी सिंबल यूज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ HbA HbS तो हम देख रहे हैं खास करके यहाँ पर कि हेटेरोजाइगस कंडीशन है, लेकिन A जो है वो S पर क्या है ना, ये A जो है वो S पर डोमिनेंट है, तो इस S वाले का गुण नहीं दिखेगा, बीमारी पैदा नहीं होगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति होगा, लेकिन ये वाहक का कार्य करेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है HbS HbS। इस परिस्थिति में क्या होगा कि दोनों जो है बीमारी पैदा करने वाला, दोनों जीन खराब हो गया, दोनों एलील खराब हो गया। इस परिस्थिति में बीमारी उत्पन्न होगा, बीमारी उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। कौन सा बीमारी हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया वाला बीमारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहीं से जो है फिर से वही बात आती है कि इसको जो है, इस पर भी अलग अलग तरह के क्या हो सकते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे एक मैं आपको ये देता हूँ, देखिए, एक मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, ये देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिकल सेल ट्रेट बोलते हैं। जो वाहक होता है उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ज़रा ये भी जान लीजिए, सिकल सेल, ठीक है, सिकल सेल ट्रेट, सिकल सेल ट्रेट, ठीक है। सिकल सेल ट्रेट भी इसको बोला जाता है, ट्रेट यानी वाहक जो काम करेगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो पूछा जाता है एग्जाम में, अलग अलग तरीके से ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आप देखिए, एक HbA HbS और HbA और HbS, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक नर है एक मादा है, ठीक है, एक नर है एक मादा है। एक्स वाई से नहीं दर्शाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग सेक्स क्रोमोसोम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, XA यानी कि दोनों ही क्या है, कैरियर है। नर और मादा दोनों क्या है, कैरियर है, दोनों ही जो है वाहक है, दोनों ही वाहक, ठीक है। तो इस परिस्थिति में आप क्या बनाएंगे, पनेट स्क्वायर बनाएंगे। इस तरह से पनेट स्क्वायर बनाकर चेक कर लेंगे। देखिए, पनेट स्क्वायर बनाकर हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, HbA और HbS, इधर भी HbA है और HbS है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारा HbA, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा HbA HbS, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा HbA HbS, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा HbS HbS। तो जो रेशियो आ रहा है वो 1:2:1 का आ रहा है, यानी कि एक तो होमोजाइगस, एक तो ये वाला आ रहा है हमारा सामान्य स्वस्थ आ रहा है, ये व्यक्ति मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और दो हमारा ये और ये HbA HbS वाला, यानी ये दोनों कैरियर बनेगा, और एक को क्या होगा, बीमारी उत्पन्न होगा, एक को क्या होगा, बीमारी उत्पन्न होगा। तो अगर क्या है, अगर मेल और फीमेल दोनों वाहक है तो बीमारी उत्पन्न होने की संभावना 25% है, 25% है। और ये जो बीमारी है ये मेल और फीमेल इसी 25% में ये मेल भी हो सकता है, कभी फीमेल भी हो सकता है,
समझ में आएगा ये बात? ठीक है, चलिए ये सामान्य रूप से काम करेगा। ऐसा नहीं कि ऑटोजोम तो सबके पास है, मेल के पास भी और फीमेल के पास भी वही ऑटोजोम है ना, ये एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड तो है नहीं। तो ये जो 25% बीमारी हो रहा है, एक में ये बीमारी देखा जा रहा है, तो ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। क्लियर हो गई ये बात? तो इस तरह से आपको प्रश्न दे सकता है कि बताइए कि बीमारी होने की संभावना कितनी है। तो 25% अगर दोनों क्या हो, वाहक हो। अगर इसी तरह से हम अगर ये ले लें, ठीक है, HbA ले ले और इसको हम लोग HbA और HbS रहने दें इस परिस्थिति में, तो एक जो है वो एकदम स्वस्थ है और एक जो है वो कैरियर है, वाहक है। तो यहाँ से तो एक ही हेमोग्लोबिन बनेगा, HbA मादा बनेगा तो एक ही जाएगा HbA, क्योंकि दोनों एक तरह का है। और यहाँ पर दो तरह के आएंगे, एक HbA आएगा और एक HbS आएगा। अब दोनों को क्या करा, तो दोनों कंबाइन करेगा तो एक HbA बनेगा और एक HbA, और ये फिर मिलेगा तो क्या बनेगा, HbA और HbS। देख रहे हैं ये चीज़? देखिए ये तो पूरा एकदम नॉर्मल होगा और ये कैरियर का काम करेगा, बीमारी वाला कोई भी उत्पन्न नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा, हमने अगर दोनों वाहक लिया तो एक यानी 25% में बीमारी दिखेगा। हमने अगर क्या किया कि एक को एकदम नॉर्मल लिया और दूसरे को अगर कैरियर लिया तो एक में भी बीमारी नहीं दिखेगा। ठीक है, दोनों कैरियर को ले लिया, एक हमने क्या किया कि एक हमने नॉर्मल को ले लिया और दूसरा कैरियर को ले लिया, दोनों कैरियर को ले लिया। ठीक है, अब इसी में से एक बीमारी वाले को अगर हम ले लें, ठीक है, एक तो ये कंडीशन आपको दिख गई, तो उसको मैं हटाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, और देखता हूँ इसको करके, या नहीं तो मैं इधर हटाता हूँ। ठीक है, इधर हटाता हूँ और एक और जो है क्वेश्चन मैं लेता हूँ इधर से। ठीक है, चलिए, बिल्कुल एकदम बड़े मज़े की चीज़ है, एकदम समझना है। देखिए अब एक कंडीशन ऐसा दे दे आपको कि चलिए आपने दोनों कैरियर लिया, आपने जो एक को नॉर्मल लिया, एक को कैरियर लिया, आप एक कीजिए कि एक को बीमारी वाला ले लीजिए, ठीक है, और एक को आप क्या कीजिए, नॉर्मल ले लीजिए। एक को बीमारी वाला ले लीजिए आप। चलिए एक को हम लोग ले लेते हैं बीमारी वाला, कोई दिक्कत नहीं है। एक को हम लोग ले लेते हैं बीमारी वाला और एक को ले लेते हैं हम लोग कैरियर वाला, ठीक है, या सामान्य वाला पहले ले लेते हैं, सामान्य वाला HbA, ठीक है, एक बीमारी वाला और एक कैरियर वाला ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में भी HbS ही बनेगा और इस कंडीशन में भी क्या होगा कि HbA एक ही तरह का बनेगा, ये दोनों आपस में मिलेगा तो HbA और HbS होगा। देखिए इस परिस्थिति में भी एक को भी बीमारी नहीं हो रहा है। अगर क्या होगा कि एक को क्या हो कि एक को बीमारी हो और दूसरा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो, एक को बीमारी हो, दूसरा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो, तो इस परिस्थिति में भी सभी जो है वो वाहक बनेंगे, किसी में बीमारी नहीं दिखेगा। ठीक है, एक और कंडीशन देख लेते हैं, एक को बीमारी हो और दूसरा क्या चीज़ हो, कैरियर हो। ये देख लेते हैं, एक को बीमारी है और दूसरा जो है वो क्या है, वो कैरियर है, यानी HbA है और HbS है। इस परिस्थिति में देख लीजिए, इससे तो एक ही बनेगा HbS और इससे दो तरह के बनेंगे, HbA और HbS। ठीक है, अब ये दोनों आपस में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, HbA हो जाएगा, HbS हो जाएगा, और ये जब आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, HbS और HbS हो जाएंगे। तो इस परिस्थिति में देखिए जब क्या हो कि एक को बीमारी हो और दूसरे वाहक हो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, एक को बीमारी हो दूसरे वाहक हो, तो उस परिस्थिति में 50% चांस है, 50% चांस है बीमारी होने का। 50% में हो भी सकता है, 50% में नहीं भी हो सकता है। अगर 4 बच्चे हो रहे हैं तो 2 में संभावना है क्या होने की, बीमारी उत्पन्न होने की, और 2 में संभावना है बीमारी नहीं उत्पन्न होने की, लेकिन वो भी क्या बनेगा, कैरियर बनेगा, वो भी कैरियर बनेगा। मेल हो या फीमेल हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम यहाँ मेल और फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गई ये बात? ये कॉमन बीमारी है जो मेल फीमेल दोनों को एक जैसा एक साथ हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 4 केस बताया आपको, दोनों वाहक लिया तो उस परिस्थिति में एक को बीमारी हो रहा था। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने क्या किया कि एक को नॉर्मल लिया, दूसरे को वाहक लिया, तो इसमें किसी को बीमारी नहीं हो रहा था। ठीक है, तीसरा हमने लिया कि एक बीमारी वाला लिया और दूसरा जो है बिल्कुल स्वस्थ लिया, तो इसमें भी किसी को बीमारी नहीं हो रहा था। चौथा हमने क्या किया, एक बीमारी वाला लिया, दूसरा कैरियर लिया, तो इसमें 50% चांस है। तो अगर एक को बीमारी हो और दूसरा कैरियर हो, वाहक हो, उस परिस्थिति में बीमारी होने की संभावना सबसे अधिक है। 50% नर में, 50% मादा में, दोनों में ये संभावना हो सकती है। समझ में आ गई ये बात? चलिए, तो ये तो मैंने एक जनरल सी बात आपको बता दी, किसके बारे में, सिकल सेल में किस तरह से होता है, जेनेटिक तरीके से मैंने आपको बताया। अब चलिए देखते हैं कि इसमें होता क्या है ना, बीमारी जो है वो बीमारी किस तरह से होता है और उस बीमारी का असर क्या होता है, इसको देखते हैं। चलिए देखते हैं।
देखिए होता क्या है कि जो हेमोग्लोबिन जो है, ये हेमोग्लोबिन हमारे रक्त में मौजूद होते हैं। आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, उसमें मौजूद होता है हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, ब्लड में यानी रक्त में उसका प्रवाह कराना, उसका ट्रांसपोर्ट कराना, ठीक है, उसका वाहक बनना। और ये बहुत ज़रूरी है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराकर अलग अलग अंग तक पहुँचाए, क्योंकि ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है वो हमारे पूरे शरीर में है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक बेकार गैस है जो हमारे शरीर के लिए अच्छी बात नहीं। तो देखिए होगा क्या कि हेमोग्लोबिन का फंक्शनल रहना, नॉर्मल हेमोग्लोबिन, जो नॉर्मल हेमोग्लोबिन होता है वो इस तरह का होता है, राउंड होता है, गोल होता है। नॉर्मल हेमोग्लोबिन राउंड होता है, तो ये अपना काम अच्छे से करता है। ये क्या करता है, तो ये ऑक्सीजन को पकड़ करके और कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ करके रक्त में क्या कराता है, प्रवाह कराता है, उसका ट्रांसपोर्ट कराता है। लेकिन अगर सिकल सेल एनीमिया हो गया तो उस कंडीशन में जो आकार है आरबीसी का वो बदल जाता है। वो कैसा हो जाता है, हाशिए की तरह हो जाता है ना। हंसुआ देखे हैं आप लोग, हंसुआ जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके तरह हो जाता है, ठीक है। यानी किस तरह का हो जाएगा, तो वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह का ये हो जाता है। यानी इसका आकार बदल जाता है, शेप बदल जाता है इस बीमारी में। तो ये अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ठीक तरीके से कैरी नहीं कर पाएगा, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी पूरे शरीर में, तो फिर अलग अलग तरह का क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा हेमोग्लोबिन में। हेमोग्लोबिन में क्या है कि एक हेमोग्लोबिन में देखिए क्या होता है, समझिएगा इस चीज़ को। हेमोग्लोबिन में क्या है कि एक हेमोग्लोबिन का नाम क्या है, देखिए हेमोग्लोबिन, हेमो का मतलब क्या चीज़ है, हीम। हेमो का मतलब है हीम का मतलब है आयरन। हेमो का मतलब है हीम और हीम का मतलब है आयरन। और ग्लोबिन का मतलब यहाँ पर है प्रोटीन का चेन। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन का चेन होता है। दो तरह का प्रोटीन का चेन होता है, एक अल्फा होता है और एक क्या होता है, बीटा होता है। एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 4 हीम होते हैं। कितने हीम होते हैं, एक हेमोग्लोबिन में 4 हीम होते हैं। एक हेमोग्लोबिन में 4 हीम होते हैं, यानी 4 क्या होता है, आयरन होता है। देख रहे हैं आप, 4 क्या होता है, आयरन होता है। समझ में आ गई ये बात। अब देखिए, अब यहाँ से क्या होगा कि किसी 2 से जो है अल्फा चेन जुड़ा होगा प्रोटीन का, और किसी 2 से जो है वो बीटा चेन होगा जुड़ा हुआ, किससे, बीटा चेन जुड़ा हुआ होगा, किससे, आयरन से। किसी 2 से अल्फा चेन, किसी 2 से बीटा चेन, प्रोटीन का चेन, इसी को ग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि बीटा चेन में, प्रोटीन में बीटा चेन जो है, जो बीटा प्रोटीन है, उसमें जो एमिनो एसिड है, इस प्रोटीन का जो नॉर्मल एमिनो एसिड है वो बदल जाता है, कुछ इस तरह से हो जाता है। देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये पहला एमिनो एसिड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये 6ठा है, ये 7वां है, ये 8वां है। इस तरह से बहुत सारे एमिनो अम्ल होंगे, मौजूद होंगे, बीटा इधर भी और उधर भी हर एक जगह मौजूद होंगे। अब देखिए होता क्या है कि 1 2 3 4 5 6, जो छठा जो है हमारा, ये हमारा छठा क्या चीज़ है, एमिनो अम्ल है। इस बीटा चेन में 6ठे नंबर पर क्या है, एक एमिनो अम्ल है। ये एमिनो अम्ल कौन सा है, तो ग्लूटामिक एसिड है। ये क्या चीज़ है, ग्लूटामिक एसिड है। ग्लूटामिक एसिड है, ये समझ में आ गई ये बात। ये ग्लूटामिक एसिड है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है, ग्लूटामिक एसिड बन रहा है, तो ये नॉर्मल आरबीसी है, हमारा सामान्य आरबीसी है, जिसका आकार इस तरह से है। ये अपना सामान्य काम कर रहा है। अब देखिए ये जो एमिनो एसिड है, इस एमिनो एसिड को, हर एक एमिनो एसिड को बुलाने के लिए कोडोन होता है हमारे डीएनए पर, मैंने आपको बताया था, आनुवांशिक कूट वो जिसको बोलते हैं। तो इसको बुलाने वाला जो कोडोन है वो कौन सा है, 3 बेस का मिलकर एक कोडोन बनता था, ये मैंने आपको बताया था ना। तो ये जो कोडोन होता है वो कौन सा होता है, ये होता है GAG। ये कौन सा होता है, GAG, ठीक है। GAG कोडोन से, समझ में आ गई ये बात, GAG कोडोन से क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड, GAG जो है वो ग्लूटामिक एसिड को बुलाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एबनॉर्मेलिटी कब आएगी, तो देखिए यहाँ पर ये जो कोडोन है इसमें चेंज हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एडेनिन के जगह पे क्या आ जाएगा, आरएनए में एडेनिन के जगह क्या आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा। एडेनिन के जगह क्या आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा, ठीक है। इसको तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, अभी यहाँ पर अलग से समझाते हैं आपको कि जो GAG है, जो GAG एक कोडोन है, ये किस एमिनो एसिड को बुलाता है, ग्लूटामिक एसिड को, ग्लूटामिक एसिड को,
ये एक एमिनो अम्ल है, ग्लूटामिक एसिड को बुलाता है। किस में है ये मौजूद? ये बीटा चेन की बात हो रही है, अल्फा की बात नहीं हो रही, बीटा चेन की हो रही है। ये बदल जाता है, इसमें म्यूटेशन होता है, जी ए की जगह क्या आ जाता है, आरएनए में यू आ जाता है, GUG, है ना। जब ये डीएनए आरएनए का कॉपी बनाएगा, कोडोन बनाएगा, उस समय ये GUG आ जाता है। तो ये एक नया कोडोन बन गया, म्यूटेशन हो गया, ए की जगह पे क्या आ गया, ए की जगह पे यू आ गया, यूरासिल आ गया। अब देखिए ग्लूटामिक एसिड किस में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा एक नया, वहाँ पर क्या आ जाएगा, एमिनो एसिड आ जाएगा, जिसको बोलते हैं वेलाइन, जिसको क्या बोलते हैं, वेलाइन बोलते हैं। अब यहाँ पर प्रोटीन चेन गड़बड़ हो गया। नॉर्मल जो सामान्य जो होगा वो ग्लूटामिक एसिड होगा, लेकिन ये बीटा चेन में क्या हो गया कि म्यूटेशन हो गया, GAG की जगह GUG में बदल गया ये कोडोन। तो इसके कारण ग्लूटामिक एसिड किस में बदल गया, वेलाइन में बदल गया, क्योंकि हर एक कोडोन जो है वो स्पेसिफिक होता है, यूनिवर्सल होता है। एक कोडोन एक तरह के एमिनो अम्ल को बुलाते हैं। तो यहाँ पर पहले ग्लूटामिक था, ग्लूटामिक एसिड था, अब यहाँ पर क्या आ गया, अब यहाँ पर आ गया ये चीज़ वेलाइन। अब क्या आ गया, वेलाइन आ गया, छठे नंबर के एमिनो एसिड को। अब यहाँ पर क्या आ गया, वेलाइन आ गया। तो अब ये बीटा चेन एबनॉर्मल हो गया, है ना। अब ये सामान्य प्रोटीन नहीं रहा, अब ये सामान्य एंजाइम नहीं रहा, सामान्य एंजाइम नहीं बनाएगा, जिसके कारण अब इस नॉर्मल हेमोग्लोबिन से आकार बदलकर इसका कैसा हो जाएगा, ये सिकल सेल हो जाएगा। सिकल सेल की तरह जो है, हाशिए की तरह, आप लोग देखते होंगे कि हांसुआ देखें आप लोग, इस तरह से रहता है बैठी, जिस पर आप लोग क्या करते हैं, इस पर काटते हैं चीज़ों को। तो इस तरह का कुछ जो है हो जाएगा। जो शेप है ये कैसा है, ये राउंड शेप है, शेप की बात कर लेते हैं, ये राउंड शेप है। और ये जो आपका है ये नॉर्मल है, राउंड, ये क्या है आपका, नॉर्मल है, ठीक है। और ये कैसा है, ये बाइकॉनकेव शेप का हो जाता है। किस शेप का हो जाता है ये बाइकॉनकेव शेप का, यानी कि द्विअवतल बिंब की तरह, ठीक है, द्विअवतल बिंब की तरह ये हो जाता है, इसका शेप बदल जाता है, बाइकॉनकेव हो जाता है इसका शेप, आकार, ठीक है। और नॉर्मल अगर देखें तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, बुक में जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का ये हो जाएगा हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो इसका आकार बदल गया। तो आकार बदल जाने के कारण अब ये अच्छे तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक नहीं बन पाएगा, तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ये मैंने बताया आपको कि इस बीमारी में होता क्या है, हेमोग्लोबिन में किस तरह से डिफिशियंसी आता है, हेमोग्लोबिन किस तरह से खराब होता है। समझ में आ गई ये बात? चलिए, ये समझ में आ गई तो चलते हैं हम अपने लास्ट बीमारी पर, जो लास्ट सबसे हमारा ऑटोजोमल में हमने पहला ये देखा, कौन सा, हेमोग्लोबिन में बीमारी होने वाला, जिसको क्या हम लोग बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। दूसरा एक बीमारी और है, उसके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बच्चों, फिनाइलकीटोनुरिया भी एक तरह का ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, और ये लास्ट बीमारी है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए फिनाइलकीटोनुरिया में क्या होता है, हमारे बॉडी में बहुत तरह के एमिनो एसिड होते हैं, लेकिन दो यहाँ पर एमिनो एसिड का काम हो रहा है। एक एमिनो एसिड का नाम है फिनाइल एलानिन, एक एमिनो एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक एमिनो एसिड को फिनाइल एलानिन बोलते हैं, ठीक बच्चों। और दूसरा है एक वेलाइन, फिनाइल एलानिन, और दूसरा है हमारा यहाँ पर टायरोसिन। क्या है, टायरोसिन, ठीक है। देखिए फिनाइल एलानिन और टायरोसिन, ये फिनाइल एलानिन क्या होता है कि लगातार किस में बदलता रहता है, टायरोसिन में बदलता रहता है एंजाइम की मदद से। और उस एंजाइम का नाम क्या है, तो एंजाइम का नाम है फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। हम लिख देते हैं यहाँ पर फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। ये फिनाइल एलानिन लगातार जो है फिनाइल हाइड्रोलिक्स एंजाइम की मदद से टायरोसिन में बदलता रहता है, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि ये टायरोसिन जो है बहुत ज़्यादा काम करता है हमारे शरीर में, बहुत अलग अलग तरह का फंक्शन दिखाता है। इस टायरोसिन, जिस भी प्रोटीन में एंजाइम में टायरोसिन मौजूद होगा तो ये अलग अलग तरह के काम करेंगे हमारे शरीर के सामान्य फंक्शन के लिए, बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए इस फिनाइल एलानिन को इस टायरोसिन में बदलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन है। अब क्या होता है कि ये जो एंजाइम यहाँ पर आया है, ये भी तो एक प्रोटीन है जो किसी डीएनए से बनकर आया है। अब उस डीएनए में, उस जीन में, जिस जीन से क्या बन रहा है, ये फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बन रहा है। जिस जीन से ये एंजाइम बन रहा है, कौन सा, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, जो क्या कर रहा है, इसको इसमें बदल रहा है। अगर इस जीन में म्यूटेशन हो जाए, इस जीन में, तो ये जो सामान्य एंजाइम बन रहा था फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज, अब ये एंजाइम नहीं बनेगा।
अब ये एंजाइम जब नहीं बनेगा तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदल पाएगा, और जब ये इसमें नहीं बदल पाएगा तो ये टायरोसिन जितना भी काम कर रहा था हमारे शरीर में वो सब के सब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। बहुत अलग अलग तरह का लक्षण दिखना शुरू हो जाएगा, अलग अलग तरह की बीमारी होना शुरू हो जाएगी। तो ये बनना बंद हो जाएगा, इसकी कमी हो जाएगी तो अलग अलग तरह की बीमारी होगी। उसके बाद ये इसमें नहीं बदल पाएगा तो ये जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा, मतलब हमारे शरीर के अलग अलग भाग में बहुत सारा जमा हो जाएगा शरीर के अलग अलग अंग में जो है इसका कंडीशन, ये इसका जो मात्रा है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये लगातार इसमें बदल रहा था तो इसका जो मात्रा है वो कांस्टेंट था। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, ये लगातार बढ़ते जा रहा है, ये एक्यूमुलेट हो गया, बहुत सारा जमा हो गया। ये तो बन नहीं रहा है, इसके नहीं बनने से बीमारी हो रही है वो अलग, और ये हमारे शरीर में जमा होते जा रहा है, इससे बीमारी वो अलग। तो इससे बहुत सारा बीमारी हो सकता है, ये बहुत अलग अलग जगह जाकर जमा हो सकता है। जैसे हमारे ब्रेन में, अगर हमारे दिमाग में जाकर ये जमा हो जाए तो फिर दिक्कत हो सकती है। हमारा जो बच्चा है वो मानसिक रूप से उसका संतुलन ठीक नहीं रह सकता है, यानी हम कह सकते हैं कि मानसिक रूप से वो ठीक से विकसित नहीं होगा, है ना। किडनी में जाएगा तो किडनी को डिस्टर्ब करेगा, मतलब हर एक जगह जहाँ ये जाकर जमा हो जाएगा तो उस अंग को प्रभावित कर देगा, और ये नहीं बन रहा है तो इसके कारण जो काम चल रहा था वो भी प्रभावित हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल केटोनूरिया बोलते हैं। फिनाइल एलानिन किसमें जब ये जमा होने लगेगा तो किसमें बदलता चला जाएगा, तो ये बदल जाएगा फिनाइल पायरोविक एसिड। किसमें बदल जाएगा, फिनाइल पायरोविक एसिड। याद रखना है इस चीज़ को। चलिए, तो फिनाइल पायरोविक एसिड में ये बदल जाएगा जमा होकर, और अलग अलग जगह जाकर जमा होकर उसको खराब कर देगा उस अंग को। तो इस बीमारी में एक्चुअली में यही होता है। तो अगर दिमाग में जमा हो गया तो मानसिक दुर्बलता हो जाएगी, अलग अलग ऑर्गन में जाकर उसको डिस्टर्ब कर देगा। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो भी था जेनेटिक डिसऑर्डर में जो हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा पढ़ रहे थे हम लोग, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, आनुवांशिक विकार। जेनेटिक डिसऑर्डर में एक खास तरह का हम लोग 2 तरह के थे, तो इसमें हम लोग कौन सा पढ़े आज हम लोगों ने पढ़ा मेंडेलिय विकार, मेंडेलियन डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रोमोजोमल डिसऑर्डर पढ़ेंगे। तो ये वीडियो भले ही लंबा था लेकिन आपका पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो में डाला गया, तो आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए, गुड बाय, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में।